हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 31 दिसंबर 2020 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आज के जो क्वेश्चन है उसमें से 8 क्वेश्चन कल के न्यूज़पेपर से है। कल के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए थे, स्पेशली दी एडिटोरियल्स, तो वहां से हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस लिए हैं। पीछे के 2 क्वेश्चन जो है वो आज के न्यूज़पेपर से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। First, only the domestic private players can now procure farm produces from the farmers under new laws. Second, northern industrial countries like US and Canada have climatic advantage for certain food grains and dairy products. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, गलत आंसर है। यहां पे आंसर होगा बी सेकेंड ओनली, बिकॉज यहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक प्राइवेट प्लेयर्स ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स आर ऑल्सो अलाउड। जब फार्मर्स को ये छूट दी जाती है कि वो एपीएमसी के बाहर कहीं भी अपनी प्रोड्यूसेस जो है वो सेल कर सकते हैं, तो उसके अंदर इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स एंड इंटरनेशनल प्राइवेट प्लेयर्स दोनों की बात हो रही है, तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। सेकेंड इज करेक्ट कि ये जो यूएस एंड कनाडा जैसी कंट्री है, वहां पे एक क्लाइमेटिक एडवांटेज ये है कि सर्टेन टाइप के फूड ग्रेन्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में उनके पास ये एडवांटेज है। सो द आंसर इज बी सेकेंड ओनली, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था, जिसके अंदर अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है उसका एक ग्लोबल सिनारियो एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिया गया है कि नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज नेमली यूएस, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन cannot produce the tropical and subtropical crops in high demand by their own consumers, while they have mountains of surplus gains and dairy products, the only goods their single crop lands are capable of producing for climatic reasons. यहां से हमें पता चलता है कि ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा, और ये पूरे एडिटोरियल के अंदर ये कहा गया है कि ग्लोबल प्लेयर्स जो है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से इनकरेक्ट होगा। इसी आर्टिकल के ऊपर हम 2 और क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, इट इज इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूज शेयर टू द फार्मर्स आउट ऑफ टोटल फार्म आउटपुट। सेकेंड, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन पंजाब इज कॉज्ड बाय इंटेंसिफिकेशन ऑफ राइस प्रोडक्शन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कहां से करेक्ट है वो भी हम आर्टिकल में देखेंगे। अब यहां पे बात हो रही है यूएस एंड इंडिया के कंपैरिजन की। यूएस के अंदर यूएस गवर्नमेंट जो है वहां के फार्मर्स को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देते हैं, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ फार्मर्स है 2.02 मिलियन फार्मर्स। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो टोटल फार्म आउटपुट है उसका 50% वो लोग फार्मर्स को एज अ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देते हैं, और वो उनके बजट का सिर्फ 1% हिस्सा है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 50% ऑफ एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअल बजट वुड बी रिक्वायर्ड टू गिव इवन अ क्वार्टर ऑफ एनुअल फार्म आउटपुट। मतलब कि हमारा जो बजट है उसमें जो टोटल फार्म आउटपुट है, जैसे यूएस के अंदर हमने देखा कि बजट में से 1% हिस्सा जा रहा है हम, और वो लोग 50% फार्मर्स को देते हैं। अगर हमें सिर्फ 33% फार्मर्स को भी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देना है, तो हमारे बजट का 50% हिस्सा जो है वो यहीं पे चला जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि इट इज इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल, बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम पूरा 50% बजट सिर्फ फार्मर्स के पीछे लगा दें, तो इसलिए ये इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। पंजाब के अंदर राइस प्रोडक्शन की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उसकी अलग अलग प्रैक्टिसेस है कि जहां से ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है, जो यहां पे बताई गई, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। सो द आंसर इज सी बोथ 1 and 2। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोक्योर्स फार्म प्रोड्यूसेस with reference prices of 1986-88 for wheat and rice. Second,
एक्चुअल सपोर्ट प्राइसेस अंडर एमएसपी रेजिम फॉर व्हीट एंड राइस आर हायर देन द ग्लोबल एवरेज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली, सेकेंड इज इनकरेक्ट। अब ये आंसर भी आपको आर्टिकल में से मिलेंगे, पर्टिकुलरली इस पैराग्राफ में ये बात की गई है, जहां पे आप देख सकते हैं कि 2018 में यूएस गवर्नमेंट जो है उन्होंने डब्ल्यूटीओ के अंदर इंडिया के खिलाफ केस किया था कि इंडिया जो है अपनी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के अंदर प्रोक्योरमेंट प्राइसेस है वो 1986-88 की एवरेज प्राइस पे कैलकुलेट करता है। अब उस टाइम पे डॉलर का एक्सचेंज रेट था 12.5 रुपीज। तो उस हिसाब से अगर हम 2013-14 में प्रोक्योरमेंट देखने जाए तो व्हीट एंड राइस की ओरिजिनल इस पर्टिकुलर एवरेज प्राइस पे प्राइस क्या होनी चाहिए पर क्विंटल, 235 रुपए एंड 354 रुपए। इट शुड बी 235 रुपीज एंड 354 रुपीज रिस्पेक्टिवली फॉर व्हीट एंड राइस। लेकिन गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए? व्हीट के लिए 1348 एंड राइस के लिए 1386। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट एवरेज 1000 रुपए ज्यादा दे रही है। अगर गवर्नमेंट फार्मर्स को इस तरीके से ज्यादा बढ़ावा देगी, देन यूएस विल नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट इट्स फार्म प्रोड्यूसेस टू इंडिया। तो इसकी वजह से यूएस ने डब्ल्यूटीओ के अंदर ये केस किया था इंडिया के खिलाफ। और दूसरा फैक्ट यहां पे दिया गया है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कंट्री में जो टोटल पब्लिक प्रोक्योरमेंट है उसका 77 एंड 67% हिस्सा जो है आउटपुट वैल्यू का वो यहां पे चला जाता है। और डब्ल्यूटीओ का नॉर्म ये है कि वो 10% होना चाहिए। तो इससे तो हम काफी ज्यादा आउटपुट वैल्यू दे रहे हैं फार्मर्स को। दूसरा यहां पे ये भी कहा गया है कि 2013-14 की बात करें सो उस वक्त एक्सचेंज रेट था 60.5 रुपीज। सो इट इज well below the global prices which means that actual support was negative। और यहां पे क्या कहा गया है कि actual support जो है वो ज्यादा था as compared to global average। तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, वन ओनली। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct about supply chain resilience initiative? First, the initiative aims to reduce the dependency on a single nation. Second, it was initiated by United States with the support of India, Japan and Australia to counter dependence on China। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली, सेकेंड इज इनकरेक्ट। ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी एक कंट्री के ऊपर आपका डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए। यू शुड मेक एन इनिशिएटिव, अ कोएलिशन, जिसकी वजह से आप एक दूसरे को मदद कर सके ताकि आप किसी एक कंट्री के ट्रैप में से बाहर आ सके। तो ये इनिशिएटिव जो है वो जापान के द्वारा शुरू किया गया था विद द पार्टनरशिप ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उस टाइम पे यूएस एंड चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा था तो उसकी वजह से काफी सारी कंट्री को अफेक्ट हो रही थी। तो इसके चलते ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा, बिकॉज यहां पे ये कहा गया है कि ये यूएस ने स्टार्ट किया। सो द आंसर इज ए, वन ओनली। तो ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था विच टॉक्स अबाउट रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स। और इस आर्टिकल के अंदर कई बार ये जो SCRI इनिशिएटिव है उसको मेंशन किया गया है, दैट हाउ, और वहां पे जापान में सिनेरियो क्या था वो सब भी यहां पे दिया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following statement is or are correct? First, India is the largest market for medical devices in Asia. Second, US is one of the major exporters of medical devices to India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज इंडिया का जो मेडिकल डिवाइसेस मार्केट है इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। राइट, सो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा, सेकेंड इज करेक्ट। अब यही आर्टिकल में से आपको ये आंसर मिलेगा जिसके अंदर ये बताया गया है कि डिस्पाइट बीइंग द फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया फॉर मेडिकल डिवाइसेस, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया हैज एन इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ 80% ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस। तो उसमें टॉप 5 कंट्रीज दिए गए हैं, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, सिंगापुर एंड जापान। ये 5 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स है इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस के लिए।
So the answer is B, second only. Sixth question, which of the following statement is or are correct? First, India is among the major economies which is going to achieve its goal under Paris Agreement by 2030. Second, India's per capita emission is only about 10% of the global average. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली. सेकंड इज इनकरेक्ट. रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट हुई थी उसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इंडिया जो है वो 2030 तक अपने जो गोल्स है वो अचीव कर लेगा अंडर द पेरिस एग्रीमेंट्स. तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकंड इज इनकरेक्ट. अब 10% तो बहुत ही कम होगा, राइट, कि टोटल जो ग्लोबल एवरेज है उसका सिर्फ 10% इंडिया का पर कैपिटा एमिशन है, ये तो गलत होगा. ओरिजिनली ये 1/3 है, मतलब 33% आप कह सकते हैं. सो द आंसर इज ए, वन ओनली. और ये भी आपको कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल था विच टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज, किस तरीके से पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए, और यहां पे आपको ये दोनों फैक्ट मिल जाएंगे. 1/3 of the global average, it will remain with its share of ecological space. Seventh question, which of the following statement is or are correct? First, globally, meat industry contributes to higher extent of emission. Second, worldwide, highest emission is caused by the process of electricity generation. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली. सेकेंड इज इनकरेक्ट. अब इसके आंसर भी आपको इसी आर्टिकल में से मिलेंगे जहां पे इंडिया के सॉफ्ट पावर की बात की गई है. सो अगर मीट इंडस्ट्री की बात करें तो यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है कि मीट इंडस्ट्री जो है स्पेशली बीफ, सो इट कंट्रीब्यूट्स टू 1/3 ऑफ ग्लोबल एमिशन. तो काफी बड़ा हिस्सा है मीट इंडस्ट्री का. और इंडिया के अंदर मीट कंजप्शन कम है. इट इज जस्ट 4 किलोग्राम मीट अ ईयर एज कंपेयर टू दोज इन द यूरोपियन यूनियन जहां पे 65 किलोग्राम कंजप्शन है, और अमेरिका के अंदर 100 किलोग्राम कंजप्शन है. अमेरिकन की बात करें तो नियरली 1/3 ऑफ इट्स फूड इज वेस्टेड. तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकेंड इज इनकरेक्ट. सेकेंड का रीजन भी यहां पे दिया गया है. अब पहले ये सिनारियो था कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से एमिशन ज्यादा होता है बिकॉज कोल बेस्ड पावर प्लांट ज्यादा थे. अभी भी इंडिया में वो डोमिनेट करता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एमिशन होता है इट हैज सरपास्ड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो अभी क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन एमिशन जो है वो सबसे ज्यादा एमिशन जनरेट करता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. सो आंसर इज ए, वन ओनली. ये कल के न्यूज़पेपर में काफी अच्छा आर्टिकल है, काफी सारे फैक्ट आपको यहां से मालूम पड़ सकते हैं. Eighth question, which of the following statement is or are correct about tribals in Western Ghats? First, they constitute a major part of total tribal population. Second, as per Forest Rights Act 2006, they are recognized as other traditional forest dwellers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है कि अगर वेस्टर्न घाट के ट्राइबल्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 44% है. ये भी आपको कल के न्यूज़पेपर में से मिलेगा. द इंडिजिनस पीपल ऑफ वेस्टर्न घाट्स, especially the PVTGs, particularly vulnerable tribal groups, constitute 44.2% of tribal population. उसमें से भी अराउंड 7% जो है वो कर्नाटका में रहते हैं. तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा. सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है. वहां पे जो ट्राइबल्स रहते हैं यहां पे कहा गया है कि दे आर ट्रीटेड एज other traditional forest dwellers since they have been living there for last 3 generation. और वो जो है मेजरली वहां पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके अपना जीवन गुजारते हैं. तो इसका मतलब कि ये सेकेंड भी करेक्ट होगा. आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. तो ये कल के न्यूज़पेपर में एक ये क्रिटिकल एनालिसिस है कि रिसेंटली वेस्टर्न घाट्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के नाम पे वहां के जो इंडिजिनस ट्राइबल पीपल है उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है. सो इज इट गुड और नॉट? इट इज अनप्रोडक्टिव. और इसके बारे में ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था. 9th क्वेश्चन. अब 2 क्वेश्चन जो है वो आज के न्यूज़पेपर से है. फर्स्ट,
Which of the following statement is or are correct? First, emergency use authorization is a WHO approved mechanism. Second, Serum Institute of India has tied up with AstraZeneca to supply vaccine for COVID-19 in India. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली. फर्स्ट इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन जो है वो किसी भी कंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको अगर इसको यूज करना है या नहीं. यहाँ पे WHO के कोई स्टैंडर्ड नहीं है. WHO डज नॉट हैव एनी अथॉरिटी अपॉन इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, राइट. तो ये कंट्री बाय कंट्री अपनी गवर्नमेंट जो है वो अप्रूवल देती है. इंडिया के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं. सेकंड जो है वो करेक्ट है कि इंडिया की जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उन्होंने एस्ट्राजेनेका के साथ टाई अप किया है फॉर सप्लाइंग कोविड-19 वैक्सीन. सो द आंसर इज बी, सेकंड ओनली. सो यूके के अंदर अभी ये जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है विच इज ऑल्सो हैज टाई अप विद एस्ट्राजेनेका, उनको अप्रूवल जो है वो दिया गया है. इंडियन रेगुलेटर्स रिव्यू एप्लीकेशन बाय सीरम इंस्टीट्यूट फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ जैब. 10th question, the elected head of a municipal corporation is called dash. Option A, municipal commissioner. Option B, mayor. Option C, chief executive officer. And option D, municipal councillor. तो चलिए दिखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज बी, मेयर. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो इलेक्टेड हेड होता है वो मेयर होता है. और अगर ऐसा पूछा जाए कि एग्जीक्यूटिव हेड कौन है तो कौन होगा? म्यूनिसिपल कमिश्नर, विच इज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, राइट. तो ये दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है. सो अभी हरियाणा के अंदर ये मेयर के इलेक्शंस हुए थे, इसलिए भी न्यूज में है. और रिसेंटली तिरुवनंतपुरम के अंदर एक 21 साल की लड़की जो है वो सबसे कम उम्र में मेयर बनी है, तो इसलिए ये मेयर की पोस्ट जो है वो न्यूज में थी. ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.